करेंगे सीबीएसई बोर्ड चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो जैसे हमारी ये जो रिवीजन सीरीज चल रही है, हम थोड़ा बहुत जो इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं हम वो एक बार गो थ्रू करेंगे, एक बार वो रिवाइज करेंगे और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो थोड़े डिफरेंट पैटर्न के हैं बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो इससे स्टार्ट करते हुए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब पहले मैग्नेटिक इफेक्ट की बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, फील्ड लाइंस कैसे फॉर्म होती हैं, या डिफरेंट जो सेटअप्स होते हैं उसमें, जैसे कि कंडक्टर हो गया, सोलेनॉइड हो गया, सर्कुलर लूप हो गया, उसमें हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या लाइंस जो है वो कैसे रिप्रेजेंट की जाती हैं, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। उसे स्टार्ट करने से पहले हमने कभी ऑब्जर्व किया है कि अगर हमारा ऐसा कुछ सर्किट है और अगर हम इस कंपास को लेके जाएंगे नियर द सर्किट तो क्या होगा, तो ये डिफ्लेक्शन शो करता है। ऐसा ऑब्जर्व हुआ है कि जो हमारा जो कंपास है वो हमारा डिफ्लेक्शन शो करता है और करंट हमारा इंड्यूस हो जाता है। ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब हमारा जो कंपास का जो निडल है वो डिफ्लेक्शन शो करता है एंड इलेक्ट्रिक करंट जो है वो सर्किट में हमारा जनरेट हो रहा होता है। तो इससे हम ये समझते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो पिछला चैप्टर जिसमें हमने रिवीजन किया था इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों ही एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। अब हमारा जब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, तो हमारा जो बार मैग्नेट होता है, आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो कैसे फॉर्म होता है। मैग्नेटिक फील्ड हमारा, जैसे कि बार मैग्नेट के केस में हमारे दो पोल्स होते हैं, एक एन साइड होता है और एक साउथ, यानी कि एन जो है वो हमारा नॉर्थ पोल डिफाइन करता है और जो एस है वो हमारा साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। अब बार मैग्नेट में अगर आप इसको एनालाइज करिए तो बार मैग्नेट हमारा ऐसे जो फील्ड लाइंस होती है ये बार मैग्नेट की हमारी डिफाइन की जा रही हैं, जो कि हमारी साउथ पोल से एंटर होते हुए नॉर्थ पोल से एग्जिट कर रही हैं। अब जैसे इस केस में आप देखिए कि ये जो ब्लैक मार्किंग है हमारी, ये क्या डिफाइन करती है, ये हमारी आयरन फिलिंग्स डिफाइन करती है। तो आयरन फिलिंग्स को जब हम मैग्नेटिक फील्ड के पास लेके जाते हैं तो वो अपना पैटर्न कुछ इस तरीके से बना लेती है, यानी कि वो अपना जो है डिस्क्रिप्शन, जो हमारा अपना जो आउटर है वो सरफेस, वो ऐसे अरेंज करके ये हमारे रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। अब बार मैग्नेट के केस में हम ये देखें तो ये जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये हमारी बन रही हैं ऑफ, अगर हमारा बार मैग्नेट है उसकी हमारी ये फील्ड लाइंस हो गई। तो दोनों के केस में हम क्या देख रहे हैं कि जो आयरन फिलिंग आप देख रहे हैं इसमें जो पैटर्न हमारा अरेंज हो गया है, तो जो ये रीजन होता है जो सराउंड कर रहा है, अब ये मैग्नेट हमारा कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा है तभी ये आयरन फिलिंग अपने आप को अरेंज कर रहे हैं। तो ये जो रीजन होता है ये क्या कहलाया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। जो अपना अरेंजमेंट शो कर रहा है आयरन फिलिंग का, ये कहलाया जाता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। अब इसी के साथ हम जब देखें तो मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस होती हैं उनको अगर हमें देखें तो ये हमारा एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी ऐसी क्वांटिटी होगी जिसकी डायरेक्शन भी होती है और हमारी उसकी मैग्नीट्यूड भी रहता है। और जो स्ट्रेंथ होता है वो हमारा कैसे डिफाइंड होता है, यानी कि जितनी क्लोज हमारी लाइन बनती है उतना ही हमारा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। तो ये जो स्ट्रेंथ, जो लाइन जितनी क्लोज बनेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वो हमारा डिफाइन क्या कराता है, हमारी रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो ये डिग्री ऑफ क्लोजनेस होती है फील्ड लाइन की, जो ये डिफाइन कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड की। इसके बाद हमारे जो कुछ इंपॉर्टेंट है कि हम डायरेक्शन कैसे लेते हैं, हम डायरेक्शन लेते हैं नॉर्थ पोल से, और नॉर्थ पोल से हम कैलकुलेट करते हैं जैसे ही हमारा एक जो बार मैग्नेट है वो मूव करना इनसाइड द कंपास, अगर हम देखें तो वो जैसे मूव करता है तो नॉर्थ पोल से हम उसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं। अब डिग्री ऑफ क्लोजनेस तो हमें पता चल गया कि जितनी हमारी क्लोज रहेंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो हमारा डिग्री डिफाइन करता है कि कितनी ज्यादा हमारी स्ट्रेंथ है एक मैग्नेट की। और इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो हमारा मैग्नेट होता है उसकी जो लाइंस होती हैं, यानी कि ये जो लाइंस आप देख रहे हैं ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, तो ये हमारी नो इंटरसेक्शन होती है। अब ऐसा क्यों होता है,
अगर आप सोचिए, अगर ये जो लाइंस हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये इंटरैक्शन करना शुरू कर देंगी या इंटरसेक्ट करेंगी, तो इसका मतलब जब आप कंपास पास लेके जाएंगे तो कंपास जो है वो 2 डायरेक्शन आपको दिखाएगा फील्ड की, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन है। देन अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक स्ट्रेट कंडक्टर की। तो आप अगर अपनी एनसीईआरटी गो थ्रू करेंगे तो उसमें एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमारा दिखाया है, तो हम एक्सपेरिमेंट तो गो थ्रू नहीं करेंगे, जब आप एनसीईआरटी रिवाइज करेंगे उसका हम यहाँ कंक्लूजन डिस्कस कर लेते हैं। तो जब हम एक स्ट्रेट कंडक्टर देख रहे हैं, ठीक है, उसका अगर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है स्ट्रेट कंडक्टर में, उसका हम मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो वो हमारा ये रिप्रेजेंटेशन ऐसी होती है, ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स हमारे फॉर्म होते हैं, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है ये भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल हमारे बढ़ते जाते हैं। तो इसका मतलब कि स्ट्रेंथ जो है मैग्नेट की वो कम होती जा रही है। तो ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक कंडक्टर के लिए, एक स्ट्रेट कंडक्टर के लिए, और जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस जो है इंक्रीज हो रहा है, स्ट्रेंथ जो है वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक जो हमारा फील्ड है वो डिक्रीज होगा। तो ये हमारा डिफाइन क्या कराता है कि जैसे जैसे ये डिस्टेंस, आप कॉन्सेंट्रिक सर्कल देखिए, जैसे जैसे ये बढ़ेगा तो हमारी फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम होती जाएगी। देन आगे बढ़ते हुए ये हमारा स्ट्रेट कंडक्टर रहा। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो एक सर्कुलर लूप की वजह से है। तो ये आप देखिए एक हमारा ये सर्कुलर लूप है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारी जो है डिपिक्ट हो रही है। इसमें आप एक बार एनालाइज करिए, नॉर्थ और साउथ जो है वो मैग्नेट के पोल्स हो गए, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इसमें हमारा क्या बता रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप है, यानी कि जो करंट हमारा प्रोड्यूस हो रहा है वो ऐसे हो रहा है कि जैसे जैसे हमारे टर्न्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो आप देखिए हमारी जो फील्ड लाइन है हमारी ऐसे जा रही है और क्लोज हमारे ऐसे लूप फॉर्म हो रहे हैं, और जैसे जैसे ये जो लेंथ है हमारी, जो टर्न्स है जो सर्कुलर लूप में वो बढ़ते जाएंगे तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एड अप होता जाएगा, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ भी जो है वो बढ़ती जाएगी। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हुआ ड्यू टू सर्कुलर लूप। अब उससे पहले की स्लाइड में हमने बात नहीं की, ये हमारा कहलाया जाता है राइट हैंड थंब रूल। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा ये है कि अगर आप अपना राइट हैंड ले, ठीक है, और थंब जो है वो आपका करंट की डायरेक्शन जो है, अगर आप देखिए तो जो थंब है हमारा जो है वो पॉइंट कर रहा है कि किस डायरेक्शन में हमारा जो है करंट फ्लो हो रहा है। जो थंब जो है वो हमारी डायरेक्शन बता रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर है, उसकी डायरेक्शन करंट की ऐसी फ्लो कर रही है, तो जिस एरिया में आपका जो फिंगर्स है वो कर्ल अप होंगे, यानी कि जब ये मुड़ेंगे, ये हमारा शो क्या करेगा, हमारा मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर अगर स्ट्रेट कंडक्टर हमारा जो है उसके अंदर करंट अपवर्ड ऐसे मूव कर रहा है, तो हमारी जो मूव करेंगे, अगर अपनी थंब आप फिंगर्स देखिए ऐसे बंद करें, तो ये हमारा शो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ प्रोड्यूस हो रही है। तो ये हमारा कहलाया जाता है राइट हैंड थंब रूल। देन अब हम आगे मैग्नेटिक फील्ड हमने सर्कुलर लूप का देख लिया। जैसे ये जो एन जो टर्न्स हैं वो हमारे क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो ये इंक्रीज होंगे तो हमारी जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की वो क्या होगी, वो हमारी बढ़ती जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी जो है वो भी हमारी इंक्रीज होती जाएगी। ये हमारा सर्कुलर लूप का केस हो गया। देन अब हम आगे बात करते हैं हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे करंट की एक सोलेनॉइड में। तो सोलेनॉइड हमारा कैसे होता है, इस शेप का ऐसे होता है जिसमें टर्न्स ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो ये जो हमारा मूवमेंट ऐसे हो रहा है, ये हमारा क्या डिफाइन करती है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है एक सोलेनॉइड के केस में। तो ये जो डायग्राम्स हैं आपको पता होने चाहिए कि कंडक्टर, सर्कुलर लूप, सोलेनॉइड, इनमें हमारी मैग्नेटिक फील्ड कैसे फॉर्म हो रही है और उसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आप और ब्रीफली देखें तो ये हमारा सोलेनॉइड कहलाया जाता है जो ऐसे टर्न्स के साथ होता है एंड टू एंड। अब यहाँ हमारा नॉर्थ पोल गिवन है और यहाँ हमारा साउथ, ठीक है। अब हम देखें तो कौन सी कैसे फॉर्मेशन हो रही है। तो सोलेनॉइड में क्या हम देखेंगे
कि जो हमारी लाइंस होती है अंदर तो हमारी पैरेलल रहती है, ठीक है, और जो इनसाइड द सोलेनॉइड रहता है मैग्नेटिक फील्ड हमारी सेम रहती है इनसाइड द सोलेनॉइड हर एक पॉइंट पे, वो वैरी नहीं करती। एंड सोलेनॉइड के केस में आप जैसे देख रहे हैं जो लाइंस हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन मूव कर रही है वो हमारी पैरेलली मूव कर रही है, और ये यही इंडिकेट करता है कि सोलेनॉइड के केस में कि मैग्नेटिक जो हमारी फील्ड लाइंस हैं ऑफ सोलेनॉइड वो कैसी हैं, वो हमारी सेम है इनसाइड, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कोई वेरिएशन नहीं होती जब सोलेनॉइड की बात करें, जैसे हमारी लाइंस अंदर मूव कर रही है तो वो सेम रहती हैं। इसके अलावा अब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रोड्यूस हो रहा है सोलेनॉइड के इनसाइड में तो हम क्या बात कर सकते हैं, सोलेनॉइड के केस में अगर एक स्ट्रॉन्ग हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है और इसको हम मैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि अगर सॉफ्ट आयरन के पास लेके जाएंगे तो मैग्नेटिक को जो ऐसे फॉर्म होगा, क्योंकि इसमें अगर स्ट्रॉन्ग क्रिएट हो रहा है और उसे हम एक सॉफ्ट आयरन को कोई किसी मैग्नेटिक मटेरियल के पास लेके जाएंगे तो वो हमारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रिएट कर देगा। तो सोलेनॉइड का हम ऐसे यूज भी कर सकते हैं। देन अब हम आगे बात करते हैं फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर पे। अब ये हमारा जो है ये कहलाया क्या जाता है हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है अगर हमें फोर्स पता करनी है कि मैग्नेट जो एक्सर्ट कर रहा है कंडक्टर पे वो कैसी फोर्स है, उसकी डायरेक्शन क्या है मैग्नेटिक फोर्स की। अच्छा, अब तक हमने देखा कि जब मैग्नेटिक फील्ड हमारा कैसे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर रहा है, पर ये जो मैग्नेट है ये कुछ तो फोर्स भी लगा ही रहा होगा कंडक्टर पे जो जनरेट कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर हमें डायरेक्शन पता करनी है वो कैसी हमारी डायरेक्शन होगी फोर्स पे, अगर कंडक्टर का केस देखें तो हम जो यूज करेंगे डायरेक्शन के लिए वो कहलाया जाता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब इस पॉइंट पे मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि ये जो रूल्स है यानी कि जैसे राइट हैंड थंब रूल हुआ, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल, ये तीनों रूल्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको ये बताना हो कि इलेक्ट्रॉन मूव इस तरह के इस साइड में कर रहा है और करंट हमारी इस डायरेक्शन में, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस कंसेप्चुअली आपको पूछे जा सकते हैं और जब आपको पता होगा कि करेक्ट कौन सा फॉर्मूला कौन सा रूल यूज करना है वो आप तभी सॉल्व कर पाओगे। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमारा तब यूज होता है जब हमें फोर्स पता करनी है कि कैसी हमारी मैग्नेटिक फोर्स लग रही है करंट कैरिंग कंडक्टर पे। तो आप देखिए एक लेफ्ट हैंड हमारा दिखाया हुआ है जहां हमारा ये जो थंब है वो हमारा क्या मोशन डिपेक्ट कर रहा है, फील्ड जो हमारा फोर फिंगर होता है यानी कि जो पहली फिंगर होती है वो, और करंट हमारी जो बीच की फिंगर होती है उसमें, ठीक है। तो ये हमारा शो करता है क्या, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो डायरेक्शन होती है हमारी फोर्स की, इससे आप क्या कंक्लूड करते हैं, डायरेक्शन जो है हमारी फोर्स की वो किस पे करती है, वो डिपेंड करती है हमारी करंट की डायरेक्शन पे भी, कि करंट की हमारी डायरेक्शन क्या है। तो अगर अब हम बात करें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो आप अपना लेफ्ट हैंड यानी कि उल्टा हाथ अगर देखेंगे तो हमारा जो ये जो है अंगूठा है ये हमारा मोशन जो भी जिस डायरेक्शन में हो रहा है वो बताता है, ठीक है। और ये जो फिंगर है यानी कि जो आपकी पहली फिंगर है ये हमारा फील्ड बताती है, और ये जो है बीच की फिंगर ये आपका बताती है क्या, ये बताती है आपका करंट की डायरेक्शन। तो अगर आपका मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है और करंट आपका फ्लो कैसे कर रहा है नीचे की तरफ, तो डायरेक्शन क्या होगी हमारी फोर्स की फील्ड की, वो हमारी होगी ये फोर फिंगर से जो डिफाइन की जाती है। तो ये हमारा कहलाया जाता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो ये हमारा यूज कब होता है, जब हमें फोर्स पता करना है करंट कैरी कंडक्टर पे, और इससे ये भी पता चलता है कि वो हमारा फील्ड की डायरेक्शन यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, जो करंट की डायरेक्शन है, हमारा उसी पे फोर्स का डिपेंडेंट रहता है, डायरेक्शन क्या है फोर्स की। जो देखिए अगर फील्ड हमारा इस तरफ है, करंट हमारा इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स हमारा इधर लगेगा। तो फोर्स हमारा डिपेंडेंट है दो चीजों पे यानी कि मैग्नेटिक फील्ड पे और इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन पे। अब आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर। तो ये हमारी होती है एक एप्लीकेशन अब तक जो हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे कि जब हमारा एक मैग्नेट पास लेकर आया जाता है तो वो जब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है तो उसकी ये एक एप्लीकेशन होगी इलेक्ट्रिक मोटर, जो कि आप कहाँ देखते हैं,
आप अपने फैंस में भी देखते हैं, ठीक है, कहाँ, रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज वगैरह में भी देखते हैं उसे। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक मोटर इन सारी एप्लीकेशन जो आप घर पे अपने यूज करते हैं उसमें हमारा यूज होता है। और इसका कुछ काम जो है वो ये है कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारी प्रोड्यूस होती है वो मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफर करता है। ये इसका एप्लीकेशन का जो है एम है कि ये जो हमारी इलेक्ट्रिक जो जितनी भी इलेक्ट्रिक एनर्जी रिसीव करता है उसको मैकेनिकल एनर्जी में हमारे कन्वर्ट कर देता है, तभी हमारा ये फैंस, रेफ्रिजरेटर, ये सब आपके वर्क करते हैं इसी प्रिंसिपल पे। तो यहाँ पे अब हम जान लेते हैं कि ये जो ABCD है ये हमारी कॉइल है, ठीक है, P एंड Q जो है ये हमारे स्प्लिट रिंग्स गिवन है, और X एंड Y जो है ये ब्रशेस हैं। अब यहाँ आप जो देख रहे हैं ये एक्सेल है, और नॉर्थ और साउथ जो है ये हमारा मैग्नेट डिफाइंड है। तो जो मैग्नेट हमारा रेक्टेंगुलर कॉइल के पास लेकर आया जाता है तो वो कैसे इलेक्ट्रिक करंट हमारा प्रोड्यूस करता है, वो इस एंगल से हमारा ब्रश X के थ्रू पास होता है और यहाँ से मूव करता है। तो जब हमारी जो डायरेक्शन कैसी होती है, वो डायरेक्शन हमारी A से B के टाइम पे तो इधर होती है A to B करंट की, और जब C पहुंचता है तो C और D की डायरेक्शन ऐसी हो जाती है, यानी कि बिल्कुल ऑपोजिट हो जाती है, और फिर वो यहाँ ब्रश XY से पास होते हुए हमारा फ्लो करना शुरू करता है। अब ये हमारा हाफ रोटेशन तक रहता है। हाफ रोटेशन के बाद क्या होता है कि ये जो Y ब्रश है ये कनेक्ट हो जाता है हमारा P से, और ये जो X ब्रश है ये हमारा कनेक्ट हो जाता है Q से, यानी कि इंटरचेंज हो जाते हैं। और इंटरचेंज कब होते हैं, रिवर्स जो होती है डायरेक्शन ऑफ करंट की, वो एप्लीकेशन जो होती है वो यूज होती है हमारी कम्यूटेटर, जिससे आप अपना डायरेक्शन जो है करंट का वो रिवर्स कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है हाफ रोटेशन के बाद इंटरचेंज हो जाता है जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है। मैग्नेट हमारे पास आ रहे हैं, इसमें हमारा इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है जो कि पहले फर्स्ट हाफ में ऐसे ABCD फ्लो कर रहा है, दूसरे हाफ में चेंज होके हमारा ऐसे फ्लो करना शुरू होता है जब Y जो है वो P से कनेक्ट हो जाता है स्प्लिट रिंग से, और X जो है Q से कनेक्ट हो जाता है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक मोटर का हमारा फंक्शनिंग होती है कि वो कैसे हमारी मूव करता है। तो इसमें हमारा क्या है कि जो कॉइल और जो एक्सेल है, ये जो आप एक्सेल देख रहे हैं ये माउंटेड है कि ये रोटेट हो सकता है अपने एक्सिस के अबाउट किसी भी डायरेक्शन में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज भी आप इसे मूव कर सकते हैं। तो रोटेशन, हाफ रोटेशन के बाद क्या हम देखते हैं कि Q X से कनेक्ट हो रहा है, P हमारा Y से जा रहा है, और करंट की डायरेक्शन हमारी रिवर्स हो जाती है। अब इलेक्ट्रिक मोटर को आप इसकी पावर कैसे एनहांस कर सकते हो, तो अभी तो इसमें परमानेंट मैग्नेट्स यूज करें जैसे कि N और S आप देख रहे हैं। अगर हम इसकी जगह इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करें तो इसकी पावर एनहांस हो सकती है, या हम सॉफ्ट आयरन कोर यूज करें इसके फंक्शनिंग में तो हम उसकी पावर और इंक्रीज कर सकते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो कभी कभार ऐसे पूछा जा सकता है कि आपको इसके पार्ट्स पता होने चाहिए कि ABCD क्या है, एक रेक्टेंगुलर इंसुलेटेड कॉइल है, इसकी जगह सॉफ्ट आयरन कोर भी यूज हो सकता है, या हमारे एक्सेल का फंक्शन क्या है कि ये एंटी क्लॉकवाइज में फ्री है रोटेट करने के लिए, स्प्लिट रिंग्स क्या कर रही हैं, ब्रशेस क्या कर रहे हैं, और कम्यूटेटर क्या होता है कि जब हमें डायरेक्शन अगर रिवर्स करनी है तो हम किसका यूज करते हैं, कम्यूटेटर का, यानी कि जो ये स्प्लिट रिंग हमारी गिवन है। तो ये हमारा हुआ इलेक्ट्रिक मोटर, जिसकी हमारी डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं, क्या फोर्स लग रहा है, हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हुए। अब हम आगे बात करेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर की। जनरेटर से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि अब तक हमने ये देखा कि जब मैग्नेट को हम एक सर्किट के पास लेकर आते हैं और कंपास से देखते हैं तो हमारा कंपास डिफ्लेक्शन शो करता है और एक इलेक्ट्रिक करंट हमारा सर्किट में प्रोड्यूस हो जाता है। अब हम यहाँ बात करेंगे कि अगर चेंज करें हम अपनी मैग्नेटिक फील्ड तो हमारा जो कंडक्टर होता है उस दूसरे कंडक्टर में कैसे इंड्यूस हो जाता है हमारा करंट। इस प्रिंसिपल पे जो कहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जो हमारा ये इलेक्ट्रिक जनरेटर है ये हमारा बना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे, जो हमारा क्या कहता है कि अगर आप एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को लेकर आते हैं तो एक करंट इंड्यूस हो जाता है हमारा दूसरे कंडक्टर में। तो ये हमारा कहलाया क्या जाता है, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रिक जनरेटर में क्या, अभी हमने इलेक्ट्रिक मोटर देखा, इलेक्ट्रिक जनरेटर में हमें सेम है। अब यहाँ पे है दो रिंग दिख रही है अब हमें, ठीक है, R1 एंड R2 और B1 एंड B2 हमारे ब्रशेस हो गए, ठीक है, और यहाँ रिंग है R1 एंड R2 और ये गैल्वेनोमीटर से अटैच्ड है। गैल्वेनोमीटर जो कि हमारी करंट की डिफ्लेक्शन बताता है, जब जीरो है तो करंट हमारा जीरो फ्लो कर रहा है, लेफ्ट एंड राइट इसका
साइन जो करंट का है उसकी डिपेंडेंट हमारी लेफ्ट और राइट उसकी डायरेक्शन गैल्वेनोमीटर की मिलती है। तो सिमिलरली अब आप देखिए इसमें क्या दिख रहा है आपको, ABCD कॉइल है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि रेक्टेंगुलर कॉइल है जो कि दो परमानेंट मैग्नेट के बीच में है। तो ये जो N और जो ऐसे ही हमारे क्या कहलाए जाते हैं, परमानेंट मैग्नेट। इनके बीच में हमारा रेक्टेंगुलर कॉइल है ABCD जो कि हमारी अटैच्ड है। B1 और B2 हमारे क्या गिवन है, वो ब्रशेस गिवन है, ठीक है। अब ये जो दो कंडक्टिंग हमारी स्टेशनरी ब्रशेस हैं B1 और B2, उन दोनों को हम प्रेस करते हैं सेपरेटली। किस पे हम ये प्रेस करेंगे, हमारी रिंग R1 एंड R2 पे, ठीक है। और ये जो रिंग हमारी गिवन है ये इंसुलेटेड है और अटैच्ड है एक एक्सिल के साथ। तो ये जो आप देख रहे हैं ये चीज हमारी कहलाई जाती है एक्सिल, और ये इंसुलेटेड है और ये इससे अटैच्ड है हमारी R1 और R2, ठीक है। अब हम बात करें तो हमारा जो एक्सेल है जो अटैच्ड है इस रिंग से, वो रोटेट कर रहा है इस तरीके से कि जो आर्म AB है वो अप मूव कर रहा है और CD हमारा डाउन मूव कर रहा है। तो आर्म AB जो हम देख रहे हैं वो अप मूव कर रहा है और CD हमारा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब हमें अगर फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है तो इस केस में जब हमारा इंड्यूस करंट हो रहा है हम यूज करते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा क्या कहलाया जाता है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इसमें अब हमारा क्या है कि हमारा ये जो थंब है यानी कि जो अंगूठा है आपका मूवमेंट ऑफ करंट दे रहा है, पहली फिंगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड और ये जो बीच की फिंगर है करंट इन द इंड्यूस्ड वायर। अब अगर आप अपना राइट हैंड ले, सीधा हाथ ले, तो ये जो हमारा थंब है ये हमारा क्या मूव, ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है कंडक्टर, और ये जो है हमारी जो पहली फिंगर होती है ये हमारी क्या शो कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड दिखा रही है। और जो फर्स्ट फिंगर है यानी कि जो मिडिल फिंगर है हमारी बीच की जो उंगली है वो हमारा करंट जो इंड्यूस हुआ जिस डायरेक्शन में वो डिफाइन करता है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल तब यूज होता है जब हमें फोर्स दिखाना है कि मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, और फ्लेमिंग्स राइट हैंड तब लगता है जब हमें इंड्यूस्ड करंट जो है हमारे कंडक्टर में जो आया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से वो किस डायरेक्शन में है। तो ये हमें डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है कि तीनों रूल, थंब रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, ये तीनों हमारे कब और किस सिचुएशन में यूज किए जाते हैं। अब हमने फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से डायरेक्शन निकाली तो इंड्यूस करंट जो है हमारा सेटअप हो जाता है AB और CD में। तो अब इसमें क्या होता है, हमारा एक इंड्यूस करंट सेटअप हो जाता है ABCD में इलेक्ट्रिक जनरेटर में, ठीक है। अब इंड्यूस करंट हमारा फ्लो कर रहा है ABCD डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर हम लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ले ले इस कॉइल में जो करंट के जनरेटर में है तो हम क्या देखेंगे, ये सब एड अप हो जाएंगे और डायरेक्शन हमारी क्या फ्लो करेगी, B2 B1। अगर हम बहुत सारे टर्न्स इसमें कंसिडर करें तो डायरेक्शन हमारी करंट की क्या होगी, B2 से लेके ब्रश 2 से लेके हमारी ब्रश 1 तक हो जाएगी डायरेक्शन, ठीक है। अब यहाँ से जब हम बात कर रहे हैं तो आधे रोटेशन के बाद क्या देखेंगे हम, आधे रोटेशन के बाद क्या होगा, जब ये इंटरचेंज करेंगे तो CD जो है वो हमारा अप मूव करेगा और AB जो है हमारा डाउन मूव करेगा। तो अब जो करंट सेटअप हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा रिवर्स DCBA डायरेक्शन में, ठीक है। अब हमारा ये जो हाफ जो चेंजिंग हो रही है जो करंट की हो जाती है आधे रोटेशन के बाद, इस ऐसे जनरेटर को क्या कहेंगे हम, AC जनरेटर यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, जिसमें हमारा आधे रोटेशन के बाद करंट चेंज हो रहा है। अगर अब हमें चाहिए कि कोई चेंज ना रहे और करंट सेम रहे यानी कि DC जनरेटर यानी कि डायरेक्ट करंट जनरेटर, तो हमें क्या यूज करना है कि कोई रिवर्स डायरेक्शन नहीं हो तो हम क्या यूज करेंगे, स्प्लिट रिंग यानी कि कम्यूटेटर यूज करेंगे ताकि हमारी डायरेक्शन जो है वो रुक जाए, स्प्लिट होने से कैंसिल हो जाए। तो हम वो यूज करेंगे हमारा स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। तो हमें एक ही डायरेक्शन मिलेगी जनरेटर की जो कहलाई जाती है DC जनरेटर। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर है। इसमें भी इलेक्ट्रिक मोटर की तरह आपको इसमें क्या क्या चीजें यूज हो रही है, उनके फंक्शन क्या है वो आपको पता होना बहुत जरूरी है। कि ABCD कॉइल है तो कैसे तरीके की कॉइल है, N और S मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट्स है, R1 और R2 रिंग जो है स्प्लिट रिंग, इनकी जगह हम क्या यूज करेंगे, फिर हम स्प्लिट रिंग यूज करेंगे। तो अभी तो ये सिचुएशन आपको ऑल्टरनेटिंग करंट देगा, पर अगर DC जनरेटर चाहिए तो हमें स्प्लिट रिंग यूज करेंगे R1 और R2 की जगह। ब्रशेस का क्या है, एक्सिल क्या है, गैल्वेनोमीटर का फंक्शन क्या है। तो गैल्वेनोमीटर जो होता है वो हमारा करंट बताता है कि कैसी डिफ्लेक्शन हो रही है हमारी करंट में, किस डायरेक्शन में। और हमारा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल हम यूज करते हैं कब, ये हम यूज करते हैं हमारी जब हमें बात करनी है हमारी
फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है ये, ठीक है। ये हमारा जब इंड्यूस करंट हमें कंडक्टर का बताना है तो तब हमारा यूज होता है मैग्नेटिक फील्ड। अब हम आगे बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट पे। तो आप ये जो सेटअप देख रहे हैं ये हमारा अपने जो घरों में हमारा जो सर्किट यूज करता है उसका एक एग्जाम्पल, एक स्कीमेटिक डायग्राम बताया है, जहाँ पे ये जो रेड वायर है ये हमारी कहलाई जाती है लाइव वायर, ठीक है। और ये जो है हमारा कहलाया जाता है न्यूट्रल वायर। जो ब्लैक वायर आपको दिखाई दे रही है ये न्यूट्रल वायर होती है, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहता है वो हमारा होता है 220 वोल्ट, ठीक है। इनके जो अक्रॉस हमारा जो डिफरेंस रहता है दोनों का वो हमारा कहलाया जाता है 220 वोल्ट। अब हम यहाँ देखें तो हमारा इन वायर में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक सर्किट में आपके जो घरों में यूज होता है सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कंपोनेंट, वो हमारा जो है वो हमारा होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज, क्योंकि ये हमारा डैमेज से बचाता है। तो ये डैमेज कंट्रोल करता है ओवरलोडिंग की वजह से, अगर आपका कभी हो जाए डैमेज तो ये हमारा कंट्रोल करता है डैमेज को, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारा जो ओवरलोडिंग कैसे अकर हो सकती है, अगर हमारे जो लाइव वायर और जो न्यूट्रल वायर है ये दोनों एक साथ अटैच हो जाए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, तो हमारा जो करंट है वो एकदम से शूट अप होता है और ओवरलोडिंग हमारी अकर हो जाती है। तो हमारा जो फ्यूज है एक इलेक्ट्रिक सर्किट का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, क्योंकि ये ओवरलोडिंग से जो डैमेज हो रहा होता है उसको बचाता है। ये हमारा था मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट ऑफ करंट। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो मैं क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपको थोड़ा टाइम दे रही हूँ कि एक डोमेस्टिक लाइटनिंग सर्किट गिवन है जिसमें हमारा फ्यूज है 5 एम्पियर का और मेन्स हमारी सप्लाई दे रखी है V। हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ 36 वॉट के जो ट्यूब है लाइट कितने यूज हो रहे हैं वो बताने हैं। तो क्वेश्चन में हमें 5 एम्पियर करंट दे रखा है, वोल्टेज गिवन है, तो V हमारा कितना गिवन है 230 वोल्ट और करंट I हमारा कितना गिवन है 5 एम्पियर। अब हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ हमारे जो है ट्यूबलाइट यूज हो रही है। तो Y अगर हम कंसिडर कर ले कि ये हमारी ट्यूबलाइट है और इनकी कितनी वॉट दे रखी है 36, तो पावर हमारी कैसे डिफाइंड होती है V इंटू वाई। अब पावर तो ये सारी के सारे जितने भी कंपोनेंट जो हम Y ले रहे हैं वो एक साथ मिलके ही प्रोड्यूस कर रहे होंगे, यानी कि हम पावर की कैसे लिख सकते हैं 36 इंटू वाई, जितना भी नंबर है ये हमारा बराबर होगा 5 इंटू 230, ठीक है। यहाँ से हम हमारी इसकी वैल्यू रहेगी, तो यहाँ से y यानी कि कितने हैं वो कितना हो जाएगा 5 इंटू 230 बाय 36। तो यहाँ से जो हम नंबर लिखा देंगे उतने हमारे नंबर हमारे यूज हो सकती है ट्यूबलाइट अगर हमें प्रोड्यूस करना है इतना वॉट सेफली यूज इन दिस सर्किट। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारा एक शॉर्ट न्यूमेरिकल टाइप हो गया। दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, ये एक हमारा एनसीईआरटी का बुक का क्वेश्चन है जो कि कंप्लीटली आपने थ्योरी पे आप डिपेंडेंट है कि एक इंसुलेटेड कॉपर वायर है जो हमारी कनेक्टेड है गैल्वेनोमीटर के साथ। अब क्या होगा अगर हम बार मैग्नेट को पुश करते हैं अंदर कॉइल के, तो अब हमारा क्या दिखाया है कि हमारा एक गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर किसके लिए यूज होता है, करंट की डिफ्लेक्शन, करंट मेजर करने के लिए कॉपर वायर गिवन। तो अगर हमारा पहला पार्ट आप देखिए कि कॉइल को हम पुश करें इस बार मैग्नेट को, तो क्या होगा, हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो शो क्या करेगा, कुछ देर के लिए मोमेंटरली मतलब डिफ्लेक्शन शो करेगा अपने गैल्वेनोमीटर में उसकी होगी, क्योंकि करंट एकदम से सेटअप हो जाएगा जैसे हमारा ये बार मैग्नेट हम पुश करेंगे कॉइल के अंदर। दूसरे में हमें दिखा है कि अगर हम उसे स्टेशनरी रख दें, यानी कि उसे मूव ही ना करें हम कॉइल में, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में जो है हमारा कोई सा भी डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में नहीं दिखाई देगा क्योंकि बार मैग्नेट अब मूव नहीं कर रहा। थर्ड केस में हमें क्या गिवन है कि अगर हम विड्रॉ कर ले इनसाइड द कॉइल, तो अगर अब हम वापस ले ले यानी कि अब ऑपोजिट डायरेक्शन में अब वापस आ जाए तो ये हमें रिवर्स डायरेक्शन डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो रिवर्स डिफ्लेक्शन शो होगी हमारी गैल्वेनोमीटर में क्योंकि अब हमने विड्रॉ कर लिया यानी कि बाहर निकाल लिया है बार मैग्नेट को। तो ऐसा आप क्वेश्चन देखिए कि कंप्लीटली आपके टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसलिए एनसीईआरटी का टेक्स्ट तो जरूर गो थ्रू करिएगा एग्जाम से पहले।